we have divided the chapters in logical trainings. So these are kind of mandatory knowledge. These topics are kind of mandatory knowledge which we should have. So for example, patient registration and admission workflow demo. These trainings are not only awareness of the chapters, but also how auditor can ask questions and how we can answer on that. So ultimately, that is what is important. How we should think, how the things are happening, and how we should explain the auditor. That also will be considered. That's major part, which is very important. How we communicate what we have. So that's what is the important thing. For that, our concept of uh, guideline should be clear. But if I'll read guideline by guideline, it becomes a boring session. So I have created some different approach to remember this flows, workflow style. Mein. So these are the various training topics. Patient, patient registration and admission workflow, OPD, IPD transition process, patient identification and verification, triage area simulation, discharge summary and continuity of care. These five are the most important thing which covers the major workflow for the patients. Then, yes. Sir, could we change the language to Hindi? हिंदी, हाँ हिंदी में बात कर सकता हूँ. यस. ओके. तो हमने क्या किया है, हमने जो सारे चैप्टर्स है, चैप्टर्स का ट्रेनिंग अगर देना है तो गाइडलाइंस को पढ़ना है, और वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है. वो बोरिंग ना हो इसलिए हमने उनको लॉजिकल टॉपिक्स में डिवाइड किया है. जो टॉपिक्स हिट करते हमें पता है कि अरे ये हमें पता होना चाहिए. और इसमें हमने जो चैप्टर है एएसी का, इसमें एएसी को हमने 5 चैप्टर में डिवाइड किया है, 5 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है. पेशेंट रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन वर्कफ्लो डेमो, ओपीडी आईपीडी ट्रांजिशन प्रोसेस, ओपीडी से पेशेंट आईपीडी में कैसे जाएगा, पेशेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे, पेशेंट कंसेंट प्रोसेसेस क्या है, ये सीओपी में जाएगा. इमरजेंसी रिससिटेशन, तो इमरजेंसी में हमें कम से कम बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन पता होना चाहिए. पेशेंट राइट्स क्या है हमें पता होने चाहिए. फार्मेसी का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, फार्मेसी स्टोरेज एंड एक्सपायरी मैनेजमेंट, ये कम से कम पता होना चाहिए. यही सवाल आपको ऑडिटर्स पूछने वाले हैं, बिकॉज दीज आर द कंसर्न्स. वाई दीज आर द कंसर्न्स? बिकॉज व्हेन वी एनालाइज द डेटा, अब तक जितने भी ऑडिट्स हुए हैं उन ऑडिट्स में कॉमनेस्ट एनसीज आती है, कॉमनेस्ट मिस्टेक्स सारे हॉस्पिटल करते हैं, कॉमन नेग्लिजेंस होता है कि उसके रीजंस चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो उसी पे एक्सेसर को ट्रेनिंग देते हैं. एक्सेसर सारे ट्रेंड कि उनको पता है कि हमें ये कंपलसरी देखना है. तो ये आप समझ सकते हो कि ये एक्सेसर का बाइबल है. इसमें से ही एक्सेसर पहले देखेगा, अब ये सब ठीक है तो वो अगली लेवल पे जाएगा. ये मिनिमम रिक्वायर्ड थिंग्स है जो हमारे पास होनी ही चाहिए. हाई अलर्ट ड्रग हैंडलिंग, सेफ इंजेक्शन एंड असेप्टिक टेक्निक, एक्सपायर्ड मेडिसिन डिस्पोजल, अगर एक्सपायर होता है तो डिस्पोज कैसे करते हैं, फायर ड्रिल, इवैक्यूएशन मॉक, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, मेडिकल गैस हैंडलिंग एंड सिलेंडर सेफ्टी, लिफ्ट एंड इमरजेंसी हैंडलिंग, हैंड हाइजीन, पीपीई डॉनिंग एंड डॉफिंग ड्रिल, बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन, spill management, needle stick injury, environmental cleaning and housekeeping round, departmental orientation means HR में आएगा, uniform and code of conduct check, incidents grievance reporting, PDCA cycle. PDCA cycle is thought process. अभी यूजुअली क्या होता है, हम जैसा घर में काम करते हैं ना, लॉजिकली ह्यूमन हमेशा अनुकरण करता है, कोई भी चीज हो उसका वो फॉलो करता है. ज्यादा जो ज्यादा करेगा वही वो सब जगह करेगा. वो जो रोल चेंज का टेक्निक होता है ना, उस पे हमारे सिलेबस में इंक्लूजन है ही नहीं. रोल चेंज मैंने सिर्फ सिर्फ कुछ कॉलेजेस में और कुछ स्कूल्स में देखा जहां पे रोल चेंज इज टॉट ऑन फर्स्ट स्टैंडर्ड इटसेल्फ. रोल चेंज का मतलब है जहां हम जैसे जाएंगे उसके पहले हमें एक चीज सोचनी होती है और वो रोल चेंज करना पड़ता है. जैसे कि मैं अगर घर में किचन में हूं तो किचन में मेरा रोल अलग है, तो किचन का रोल मैं किचन में करूंगी. और जैसे किचन से बाहर आती हूँ तो हॉल में है तो हॉल में मेरा रोल अलग हो जाता है. बट होता नहीं है वैसा, बिकॉज हमें सिखाया ही नहीं गया है कि वो कैसे करना है.
और तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इवन इवन अगर आप देखोगे तो एक्सेंट, हमारा एक्सेंट जो है वो भी हम बदल नहीं सकते हैं। एक्सेंट बदलना इज अ बिग डील। जैसे कि मैं अगर दोस्तों के साथ बात कर रहा हूँ और मैं गांव वाले दोस्त मिले तो उस एक्सेंट में बात करना आना चाहिए मुझे। लेकिन अगर मैं गांव से आया हूँ शहर में तो आई कैनॉट टॉक इन दैट एक्सेंट, मुझे मेरा रोल चेंज करते आना चाहिए। मेरी एक्सेंट प्रोफेशनल एक्सेंट चाहिए, राइट। तो वैसा ही हॉस्पिटल्स में जब हम काम करते हैं तो हॉस्पिटल में काम करने का एक सोच है, वो सोच हम आपको सिखाएंगे कि कैसे सोचना है। बिकॉज जैसे कि मुझे कोई चीज चाहिए घर में, अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो मेरी स्टाइल अलग है कम्युनिकेशन करने की। मैं घर में जाऊंगी और इधर मुझे पता है कि ये मुझे, जब तक मैं झगड़ा नहीं करूंगी तब तक मुझे ये चीज नहीं मिलेगी। तो मैं ऑटोमेटिकली मेरे ब्रेन में साइकिल शुरू हो जाता है, मैं झगड़ा शुरू करता हूँ या करती हूँ। और फिर बाद में बोलती हूँ, वो सामने बोलते तुम्हें चाहिए क्या, तो मुझे ये चाहिए, कितने दिन हो गए आपने आपने कहीं बाहर घुमाने लेके गया है मुझे। सो तो फिर ट्रिप प्लान हो जाती है। तो ट्रिप प्लान करना, ये जो घर में हम करते हैं, शायद वही चीज अगर हमें हमारे ट्रस्टी से या डायरेक्टर से चाहिए तो वी ऑल्सो फॉलो द सेम थिंग। वी गो देयर, सर मुझे आपसे बात करना है, ऑब्लिगेशन है सर। सर ये है, वैसा है, ऐसा ऐसा वैसा है, ये सब इतना इतना है, ऐसा ऐसा वैसा वैसा है, और हमें ये करना है सर। ओके। तो ये जो सिमिलरिटी है इसमें चेंज होना चाहिए। देर इज डिफरेंट मेथड। जब हम काम की जगह पे कम्युनिकेशन करते हैं तो वो एक डिफरेंट मेथड है। और वो थॉट प्रोसेस यूजुअली पीडीसीए साइकिल से जमती है। पीडीसीए इज प्लान, डू, चेक, एक्ट। बट प्लान डू चेक एक्ट हम यूजुअली जो इमेजिन करते हैं वो मतलब नहीं है। प्लान डू चेक एक्ट इज वेरी डिफरेंट कंसेप्ट जो 1 लाख में सिर्फ 2 लोगों को आता है। प्लान डू चेक एक्ट मतलब हम बोलते हैं कि चाय पीना ये मेरा प्लान है, तो मेरा प्लान चाय पीना। डू मतलब मैं चाय बनाऊंगा। सी मतलब मैं प्लान डू चेक, मैं टेस्ट करूंगा, अगर सही है तो एक्ट मतलब चाय पीऊंगा। ये सब सोचते हैं, ये पूरा गलत है, ये पूरी गलत सिस्टम है, राइट। तो वो हम आपको एक्सप्लोर करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड सेशन, जहां जिसके वजह से आपको वो कम्युनिकेशन आएगा। जब ऑडिटर आपको कोई सवाल पूछेगा कि ये एनसी है, तो ये एनसी को आप कैसे रिजॉल्व करोगे, ये प्रॉब्लम को आप कैसे रिजॉल्व करोगे, इंप्रूवमेंट कैसे करोगे, ये सब पीडीसीए साइकिल से ही आता है। ओके। रूट कॉज एनालिसिस इज अनदर पार्ट ऑल टुगेदर। रूट कॉज एनालिसिस ये 5 लाख लोगों में सिर्फ 1 या 2 लोगों को समझता है कि कैसे सोचना है रूट कॉज के बारे में। बाकी के लोग रूट कॉज यूजुअली ऊपर ऊपर वाला कॉज कॉज यूजुअली ढूंढ सकते हैं। बट रूट कॉज का मतलब है कॉज ऑफ द कॉज। तो ये एक बहुत बड़ी टेक्निक है। और रूट कॉज के बाद जब हम करेक्शन या करेक्टिव एक्शन लेंगे तो जुगाड़ मतलब जो भी जुगाड़ वो बहुत ही अलग होता है। बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि अवेलेबल रिसोर्सेस यूज करके हम इंप्रूव कैसे करेंगे। हर टाइम इंप्रूव करने के लिए पैसा नहीं लगता है। काफी सारी चीजें प्रोसेस सेट करने के बाद, ट्रेनिंग के बाद हम कर सकते हैं। तो ये हम सीखेंगे वहां पे। तो इससे आप सबको बाद में कभी भी एनसी आती है, इंटरनल ऑडिटर जैसे कि क्वालिटी मैनेजर आपको एनसी देता है, तो आपको भी तो आना चाहिए। नहीं तो होता यह है कि ये पार्ट हमने इसलिए इंक्लूड किया है कि ये क्वालिटी मैनेजर को तो आता ही है। क्वालिटी मैनेजर इंश्योर्स दैट ही नोस कि ये करना है। बट बाकी लोगों को एक्सप्लेनेशन आता नहीं है, वो हमें नहीं पता कैसे सोचना है रूट कॉज, हम नहीं लिखेंगे करेक्टिव एक्शन। तो इट गोज टू क्वालिटी मैनेजर अगेन। तो क्वालिटी मैनेजर बिकम्स ओनली वन पर्सन हु इज वर्किंग फॉर क्वालिटी। बट ऐसा नहीं है। क्वालिटी के लिए पूरी टीम वर्क, राइट फ्रॉम सिक्योरिटी टू डिस्चार्ज हाउसकीपिंग तक, सबने मिलके काम करना है। यहाँ पे फीडबैक कैन बी गिवन बाय सिक्योरिटी ऑल्सो, फीडबैक कैन बी गिवन बाय योर आपके हाउसकीपिंग की एक नर्स है, वो भी आपको वो जैसा सॉल्यूशन बताएगी ना। जैसे कि कोई हाउसकीपिंग की अज्जी है जो यहाँ से 20 साल काम कर रही है। हम अगर सोचते हैं कि हाउसकीपिंग का कोई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, शायद उसके पास बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होगा उसके लिए। हम थोड़ा सा थियोरेटिकल हो जाते हैं बिकॉज हमने वो काम नहीं किया है, हम वहां पे वी आर नॉट इन दैट शूज, वो उनके जगह पे काम नहीं किया है। बट उनको अगर पूछेंगे तो वो बहुत, बट उनको वो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कैसे बताए।
तो ये हम उस दिन सीखेंगे, राइट। डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब स्पेशली फ्लड, अदर देन योर फायर एंड ऑल, सो व्हाट आर द डिजास्टर। सो देर इज वन मोर डिजास्टर नोन एज प्रोसेस डिजास्टर और प्रोटोकॉल डिजास्टर, जिसे कहते हैं कि बैलेंस होता है। हम सारी की सारी प्रोसीजर्स बुरी नहीं करते हैं, या फिर सारी की सारी प्रोसीजर्स एकदम हाई लेवल पे 100% करेक्ट भी नहीं करते। उसका एक बैलेंस है। कुछ प्रोसीजर्स हम सही करते हैं आज, वही उसमें से 5 प्रोसीजर अगर आज मैं सही कर रहा हूं तो कल अगर मैं जाता हूं तो कल मेरी 4 प्रोसीजर्स उसमें से सही होंगी, एक प्रोसीजर नहीं सही होगी। तो ये जो बैलेंस है, ये अगर हिलता है तो दैट इज व्हाट इज नोन एज प्रोटोकॉल डिजास्टर, जहां पे हैवॉक बन जाता है, पीपल स्टार्ट रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारा रेवेन्यू कम होने लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारा रेवेन्यू कम होने लगता है। रेवेन्यू कम अगर हुआ, रेवेन्यू का मतलब है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है की और सोल पार्ट ऑफ द होल हेल्थ केयर सिस्टम और स्पेशली हॉस्पिटल मैनेजमेंट इज ओपीडी फुटफॉल। ओपीडी फुटफॉल इज द फर्स्ट माइलस्टोन, फर्स्ट लैंडमार्क कि जहां पे हमें समझ में आना चाहिए कि अब ये डिजास्टर शुरू हो गया। देखो कुछ कुछ शहरों में, कुछ कुछ जगह पे ऐसी मूर्तियां बनाई है, बड़ी बड़ी मूर्तियां बना के रखी है। जैसे नासिक में ना हनुमान जी की मूर्ति है, तो वो मूर्ति के अगर सर तक पानी गया तो लोग इमीडिएटली बोलते हैं कि अब ये डिजास्टर है, चलो लोग जाना शुरू कर देते हैं जहां पे उन्होंने उनकी व्यवस्था की है। तो ऐसा ही इंडिकेटर है आपका ओपीडी फुटफॉल। अगर ओपीडी फुटफॉल आपका कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल डिजास्टर शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं हम पिछले 4 महीने से, पिछले 6 महीने से पेशेंट के साथ सही प्रोटोकॉल से काम नहीं कर रहे हैं। बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू मनी। वी वर्क बिकॉज वी वांट मनी, and we should work in such a way that we can earn money for the organization। हमारे एफर्ट्स के थ्रू मनी आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, तभी तो हमें मिलेगा। नहीं तो अगर ट्रस्टी के पास पैसा है ही नहीं और हमारे एफर्ट्स की वजह से पैसा नहीं आ रहा है तो वो बाहर से पैसा कितना जमा करेंगे, उसका भी एक लिमिट है। तो प्रोटोकॉल डिजास्टर स्पेशली इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो उसमें इसमें हम जाएंगे ये सेशन में। सिक्योरिटी एंड क्राउड कंट्रोल डेमोन्स्ट्रेशन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम क्राउड कंट्रोल कैसा करेंगे। और फिर एम्बुलेंस प्रिपेयर्डनेस चेक। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो सारा का सारा ऑडिटर का पर्सपेक्टिव कवर करते हैं। ऑडिटर ये चीजें इंपॉर्टेंट देखता है। बाकी की जो सेकेंडरी लेवल है, दिस इज प्राइमरी लेवल ऑफ टॉपिक्स। यहां से आपका वाइवा शुरू होगा, फिर वो नीचे जाएगा। बट ये अगर सही है कंसेप्ट तो नीचे वाली कंसेप्ट अपने आप ठीक हो जाती है। जैसे हम कहते हैं कि एक घर में अगर 3 बच्चे हैं तो बड़ा बेटे को अगर आपने सही किया तो बीच वाला और छोटा बेटा अपने आप सही हो जाता है। तो दिस इज व्हाट, दीज आर ऑल हमारे बड़े बेटेस, बड़े पॉलिसीज, बड़े कंसर्न्स। इनको अगर हम ध्यान में रखेंगे, इनको स्ट्रीमलाइन रखेंगे, तो हमारे छोटे छोटी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेट और सीधी हो जाएंगी। तो विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सेशन। हम हमारा पहला सेशन शुरू करते हैं, पेशेंट रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन वर्कफ्लो डेमो। तो इसमें मैं डिस्प्ले कर रहा हूं। ये सिर्फ पॉइंट्स है, हम ज्यादा इंटरेक्शन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन करेंगे जिसकी वजह से हम सीख पाएंगे। ठीक है। तो पेशेंट रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन वर्कफ्लो। पेशेंट रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन वर्कफ्लो मतलब अब हमने क्या किया है, हमारे पास एक रिटर्न प्रोसीजर है। एक रिटर्न प्रोसीजर है जो कहाँ पे है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे पेशेंट रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन AAC में आता है, एक्सेस असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर। अब यहाँ पे हम जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें सारे लॉन्ग फॉर्म्स पूरे याद चाहिए। लॉन्ग फॉर्म्स अगर याद है ना तो काफी सारी चीजें आसान हो जाती है। सो विल जस्ट रिवाइज दैट लॉन्ग फॉर्म्स वन सेक।
आई होप दिस इज विजिबल। हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट है लॉन्ग फॉर्म्स ऑफ द चैप्टर्स, राइट। लॉन्ग फॉर्म्स में पहला है एएसी। तो कौन बोलेगा एएसी का मतलब क्या है? एएसी का मतलब लॉन्ग फॉर्म क्या है एएसी का? दिव्या मैडम। ये आज मैं क्वालिटी मैनेजर को एक भी सवाल नहीं पूछने वाला। क्वालिटी मैनेजर एकदम शुड ऑब्जर्व एंड मॉनिटर। क्वालिटी मैनेजर को तो आना ही है, उसको मतलब ही कैनॉट रन अवे फ्रॉम इट। बट आप हमारे सिस्टम में आपको भी, यू ऑल्सो कैनॉट रन, आपको भी भाग नहीं सकते। आपको पता होना ही चाहिए, कम से कम लॉन्ग फॉर्म तो पता होना चाहिए। वही पूछते हैं ऑडिटर, एसी का मतलब क्या है? ऐसे ही है। एसी का मतलब क्या है? Access, ए, पहला ए इज एक्सेस, बराबर। access, assess, हाँ, असेसमेंट, बराबर, एक्सेस असेसमेंट। एंड सी का मतलब क्या है? compliance, सी का मतलब क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ केयर। continuous growth. तो जैसे देखो, ये एकदम सिंपल है। जैसे ध्यान में कैसे रखना है, पेशेंट आता है, जैसे मैं पेशेंट हूं, आप खुद पेशेंट हो। आप अगर अपोलो हॉस्पिटल में चले गए, आप अपोलो हॉस्पिटल में चले गए और आपको सिक्योरिटी ने रोक लिया कि आप नहीं जा सकते हो, राइट, लेकिन आपको तो जाना है, राइट। तो एक एक सिस्टम होगी जिसके वजह से कुछ लोग जा पाएंगे, शायद बहुत सारे लोग जा पाएंगे। पेशेंट्स है तो आपको 100% जाना ही है। जब रिलेटिव्स होंगे तो वहां पे अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग पॉलिसी पॉलिसी हो सकती है एक्सेस के लिए। कि मैं उस दिन सह्याद्री हॉस्पिटल में चला गया था, तो सह्याद्री हॉस्पिटल में मैं और मेरे 5 दोस्त चले गए दोस्त को मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा, पेशेंट हो क्या आप? तो मतलब नहीं नहीं, हम मिलने आए हैं, हमारा दोस्त एडमिट है अंदर। अच्छा ठीक है। तो बोले आप सब नहीं जा सकते हो, एक बार एक ही जा सकता है, तब तक आप यहाँ पे बैठो। जब वो आएंगे आप 15 मिनट रुक सकते हैं अंदर, 15 मिनट के बाद आप बाहर ही, अंदर हॉस्पिटल में जाना ही नहीं है, बाहर ही रोकते हैं। वेटिंग दिया है मस्त, पेड़ के नीचे बैठो। वहां पे कैंटीन भी है तो अप सेलिंग भी हो जाता है। जब मुझे वेट करना है, 4 लोग वेट कर रहे हैं, 4 लोग वेट कर रहे हैं, तो वो कम से कम 350 400 का बिल तो बनाएंगे ही, वड़ा पाव बिरयानी कुछ ना कुछ खाएंगे, राइट। सो एक्सेस एक्सेस का मतलब है कि पेशेंट को एक्सेस होनी चाहिए। देयर शुड बी समथिंग, सम रूल्स, कुछ ना कुछ चाहिए, एक्सेस होना चाहिए। अब दूसरा बात है कि जब मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा तो मुझे समझ में आना चाहिए मैं कहाँ जाऊं। अब कुछ कुछ हॉस्पिटल 2-2 एकड़ 3 एकड़, कुछ हॉस्पिटल 5 एकड़, सम हॉस्पिटल्स आर मिक्स्ड बिल्डिंग्स, लाइक आपकी मिक्स्ड बिल्डिंग्स होती है। तो जो गेट पर आए, तो उस वहां तक सिक्योरिटी गेट से हॉस्पिटल के डिजायर्ड गेट तक जाने के लिए आपके साइनेजेस चाहिए, जिसे डायरेक्शंस बोर्ड्स कहते हैं। कि पेशेंट को सीधा समझ में आना चाहिए कि मैं यहाँ पे जाऊं, राइट। एम्बुलेंस आई तो एम्बुलेंस को भी समझ में आना चाहिए, एंट्री टुवर्ड्स कैजुअलिटी, एग्जिट। ये जितना करो उतना थोड़ा है, जो मिनिमम है हमने किया है जितना। आप इसमें काम कर सकते हो। ये कंटिन्यूअल प्रोसेस है, थोड़ा 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 थोड़ा। पेशेंट की जगह पे जाके जैसे इंटरनल ऑडिट्स हो जाएंगे अभी शुरू, तो इंटरनल ऑडिट्स में ये चीजें स्लोली स्लोली बाहर आ जाएंगी और उसमें हम आगे जाएंगे। तो एक्सेस का मतलब है डायरेक्शन बोर्ड्स। एक्सेस का मतलब है पेशेंट और रिलेटिव शुड इजीली फाइंड देयर डिजायर्ड डिपार्टमेंट। देयर शुड बी अ हेल्प डेस्क। हेल्प डेस्क होना ये भी एक एक्सेस का पार्ट है। कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे शायद मुझे पढ़ना ही नहीं आता है, तो वहां पे हेल्प डेस्क चाहिए। अभी हेल्प डेस्क भी पढ़ना नहीं आता है उसे, ऐसा अगर इंटरनल ऑडिट में कल आ गया, तो वहां पे ऐसा कुछ तो भी एक होटल, 5 स्टार होटल में आपने देखा होगा कि एक ऐसा एक बंदा है, राजा राजा वाला, उसको वो पगड़ी है और वो ऐसा झुक के हाँ और ऐसा करता है, तो सामने वाले को वो पिक्चर देख के समझ में आता है कि यहाँ पे मुझे हेल्प मिलेगी, राइट। सो आप उसको अगर आप हाई लेवल पे चले गए, हाई लेवल पे चले गए, तो आजकल काफी सारे जापान और चाइना में रोबोट्स है। तो होता यह है कि जैसे ही
ह्यूमन लाइक रोबोट्स है। जैसे ही वो कोई भी आता है तो वो रोबोट अप्रोचेस देम, रोबोट वहां तक जाता है और बोलता है नमस्कार, आप कौन सी भाषा में आप ऐसी दो तीन लैंग्वेजेस वो उसके हिसाब से बात करता है कौन सी भाषा में, या फिर सामने दिख जाता है कि यू चूज योर लैंग्वेज और उस लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देता है। दैट इज लाइक एक्सेलेंस ऑफ एक्सेस, करंट करंट एक्सेलेंस ऑफ एक्सेस। ऐसा नहीं है कि वहीं पे रुक जाएगा, बिकॉज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। चीजें बदलती रहती है, हम इधर आगे 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 जाते रहते हैं या फिर एक जगह पे रुकते हैं तो हम पीछे ही जाते हैं, बिकॉज बाकी के लोग हमारे से आगे जाते हैं। तो दैट्स हाउ एक्सेस इज मीनिंग। असेसमेंट, जैसे ही पेशेंट ने एक्सेस कर लिया, पेशेंट ओपीडी तक पहुंच गया, पेशेंट को पता है अंदर कौन सा डॉक्टर है, कौन सा टाइमिंग है, उस टाइम में डॉक्टर इज अवेलेबल। और वहां पे पेशेंट को यह भी पता चलता है कि डॉक्टर इज बिजी। डायरेक्टली पेशेंट जाके वहां पे दरवाजा नहीं खोलेगा, ऐसी कोई सिस्टम है क्या, ये भी एक्सेस में आता है। तो तो वहां पे कुछ है क्या, वेटिंग या फिर रेड मार्क, अंदर डॉक्टर है। जैसे ऑपरेशन चल रहा होता है तो एक इंडिकेटर होता है, बल्ब चलता है, ऑपरेशन चल रहा है, अंदर हम अंदर नहीं जा सकते अभी। सो दैट वे पेशेंट हैज, पेशेंट वहां पे वेटिंग है तो पेशेंट को बैठने के लिए कंफर्टेबल जगह है, वहां पे पेशेंट बैठा है। अब पेशेंट बैठा है, कोऑर्डिनेशन करना है तो वहां पे फ्लोर मैनेजर्स हो सकती है, नहीं करना है तो वहां पे अंदर से जब पेशेंट रजिस्ट्रेशन करेगा और पैसा देगा और वेटिंग करेगा तो वहां पे ही रजिस्ट्रेशन वाली बंदी ही बोल सकती है कि आप ओपीडी नंबर 5 के आगे बैठो। जैसे ही आपका नंबर आएगा तो वो डिस्प्ले हो जाएगा, या फिर कोई तो आपको बुलाएगा, या फिर जो भी मेथड हो, राइट। वो मेथड हमें पता होनी चाहिए, वो मेथड हम एक्सप्लेन, वी शुड बी एबल टू एक्सप्लेन टू ऑडिटर। ऑडिटर को समझाने आना चाहिए कि सर पेशेंट पहले रजिस्ट्रेशन करेगा फिर यहाँ पे वेटिंग करेगा। पेशेंट को हम ये बोलते हैं कि आपका नंबर आने के बाद आपको बुलाया जाएगा, फिर XYZ आपको बुलाता है, फिर आप अंदर जाते हो। अंदर जाने के बाद फिर हम ये करते हैं, हम ये भरते हैं। तो ये जो होता है डिटेल, जब अंदर गया पेशेंट तो डॉक्टर विल एसेस, एसेस मतलब चेक करेगा, एक्सेस, एसेस, असेसमेंट, चेक करेगा। चेक करेगा कि क्या है, बीपी चेक करेगा, वाइटल्स चेक करेगा, पल्स चेक करेगा, उसकी कंप्लेंट्स पूछेगा, चीफ कंप्लेंट्स पूछेगा, फैमिली हिस्ट्री, हैबिट्स, डिटेल हिस्ट्री लेगा। देन व्हाट आर द प्रेजेंट कंप्लेंट्स, अभी क्या तकलीफ हो रही है, देन ही विल थिंक ऑन इट। एंड देन वो एक, इधर अगर प्रोविजनल डायग्नोसिस तक नहीं आ पा रहे हैं या फिर डेफिनेटिव डायग्नोसिस, टारगेट इज डेफिनेटिव डायग्नोसिस, टारगेट इज ऑलवेज डेफिनेटिव डायग्नोसिस। डेफिनेटिव डायग्नोसिस तक आने के लिए अगर उनको कुछ टेस्ट करनी है, दैट इज व्हाट इज नोन एज डायग्नोस्टिक्स। सो एक्सरे करवाना है, यूएसजी करवाना है, या फिर ब्लड टेस्ट करनी है, तो दैट विल बी प्रिस्क्राइब। पेशेंट विल गो टू द लैब। जब लैब में जाएगा तो वहां ओपीडी से ही उसको पता होना चाहिए कि लैब कहाँ है या फिर सैंपल कलेक्शन सेंटर कहाँ है। तो यहां से वो पेशेंट देखेगा और ही विल ऑटोमेटिकली गो टू द लैब। लैब में उसके साथ क्या होना चाहिए, सो दैट लैब विल आइडेंटिफाई दैट यस द पेशेंट हैज पेड फॉर दिस अमाउंट, और ही इज गोइंग टू पे वॉट एवर। तो और प्रॉपर टेस्ट का रिक्विजिशन चाहिए। टेस्ट रिक्विजिशन के बाद वो कंसर्न लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर वो टेस्ट करेगा। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन वो टेस्ट करेगा, नहीं करेगा, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन टेस्ट नहीं होगा, राइट। तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है, आइडियल प्रिस्क्रिप्शन में आपका प्रिस्क्रिप्शन, आपको पता है कि आइडियल प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स। प्रिस्क्रिप्शन में कैपिटल लेटर होने चाहिए, और मराठी है तो नो प्रॉब्लम, हिंदी है तो नो प्रॉब्लम। और फिर वहां पे हु हैज प्रिस्क्राइब्ड, उस डॉक्टर का स्टैम्प या फिर साइन, डेट एंड टाइम होना चाहिए, कम से कम डॉक्टर नेम, साइन, डेट, टाइम, ये होना चाहिए। ओके। सो दैट इज व्हाट इज असेसमेंट। असेसमेंट कर रहे, सारी डिटेल्स जो भी उन्होंने टेस्ट की है, जो भी उन्होंने देखा है, बीपी इतना था, ये उतना था, ये इतना था, ये सब कुछ वहां पे अच्छे से नोट करना चाहिए, बिकॉज एंड इट शुड बी लेजिबल। नहीं तो बाद में जब पेशेंट अगर ओपीडी में है और बाद में आईपीडी में जाता है तो आईपीडी वालों को समझता ही नहीं है कि बीपी कितना लिखा हुआ है, 130 है कि 120 है कि 180 है, राइट। सो दे, इट बिकम्स कैओस, उसके वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। फिर ये हो गया असेसमेंट। असेसमेंट के बाद कंटिन्यूटी ऑफ केयर, दैट्स व्हाट मैंने बोला कि ओपीडी से जब
पेशेंट टेस्ट करके आएगा फिर से डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलेगा अरे आपका तो डेफिनेटिव डायग्नोसिस ये है, तो आपको एडमिशन इज रिकमेंडेड। फॉर एग्जांपल, अगर एडमिशन रिकमेंडेड है तो ओपीडी टू आईपीडी ट्रांजिशन होगा, ओपीडी से आईपीडी तक कैसे जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। और अगर डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऐसा है कि एडमिशन की जरूरत नहीं है, बाय मेडिकल थेरेपी एट होम ही कैन टेक द थेरेपी, तो उसको हम जो प्रिस्क्रिप्शन है वो लिखेंगे। इसमें ड्रग का नाम, डोज, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, रिमार्क, कैसे लेना है, उसकी लैंग्वेज में है क्या, उसको समझाना है वो। एंड देन पेशेंट विल गेट द ड्रग्स एंड फॉलो उसको कब करना है ये भी बताना है। ओके, तो ये हो गया आपका कंटिन्यूटी ऑफ केयर। कंटिन्यूटी ऑफ केयर का मतलब ये है कि पेशेंट जो जिसे कहते हैं ना टैट, टैट और कंटिन्यूटी ऑफ केयर ये सिमिलर कंसेप्ट है। जैसे टर्न अराउंड टाइम, तो आई लास्क एनीबडी कैन आंसर, कोई भी मैं सवाल पूछता हूं कि पैथोलॉजी में टेस्ट का टैट कैसे कैलकुलेट करोगे आप? जैसे सैंपल कलेक्शन टू, Report is सैंपल कलेक्शन टू रिपोर्ट डिस्पैच, राइट। सैंपल कलेक्शन टू टेस्ट डन नहीं, सैंपल कलेक्शन टू रिपोर्ट डिस्पैच ये पूरा टैट है, राइट। अब रिपोर्ट डिस्पैच में एम्बिग्यूटी है। सम पीपल से कि मैंने तो मेरा साइन टाइम पे किया था, रिपोर्ट वाज अवेलेबल, बट प्रिंटर का प्रॉब्लम था, इसके वजह से पेशेंट को हाथ में रिपोर्ट नहीं मिला। तो रिपोर्ट डिस्पैच टू पेशेंट इज द रियल टैट। पेशेंट के हाथ में कब रिपोर्ट आता है, राइट, दैट इज द टैट, दैट इज टर्न अराउंड टाइम। ओके, अब वही कंसेप्ट है कंटिन्यूटी ऑफ केयर। कंटिन्यूटी ऑफ केयर में पहला पॉइंट है पेशेंट इज कमिंग फॉर ओपीडी, तो लास्ट पॉइंट क्या है? जब तक वो डिस्चार्ज हो जाए, जब तक वो ठीक हो जाए, जब तक वो हॉस्पिटल चेंज ना करे। तो आइडियली द रियल कंटिन्यूटी ऑफ केयर इज जब तक वो ठीक ना हो जाए, दैट इज व्हाट इज नोन एज कंटिन्यूटी ऑफ केयर। तो वी आर रिस्पॉन्सिबल, इम्प्लाइड, जिसे कहते हैं कि इम्प्लाइड कंसेंट होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो अगर पेशेंट को फॉलोअप डेट पे पेशेंट नहीं आता है तो ये कंटिन्यूटी ऑफ केयर का कंसेप्ट बीच में आता है। पेशेंट का फॉलोअप नहीं होता है, फॉलोअप मतलब फॉलोअप डेट पे अगर पेशेंट नहीं आता है तो आप क्या करते हो? तो देर शुड बी एन एफर्ट, सम एफर्ट कि मैसेज जाए कि आपका फॉलोअप डेट ये था, आपकी दवाइयाँ खत्म हो गई है, काइंडली इन्फॉर्मस, कि वहाँ कुछ तो एक कम्युनिकेशन जाना चाहिए। तो दैट दिस इज ऑल इज कंटिन्यूटी ऑफ केयर। कंटिन्यूटी ऑफ केयर तब खत्म नहीं होती है, पेशेंट डिस्चार्ज होता है, इट कीप्स गोइंग ऑन। द टारगेट इज पेशेंट ठीक हो जाए, हमारा एफर्ट टुवर्ड्स दैट चाहिए। हाँ, अगर पेशेंट की तरफ से हमें कोई कम्युनिकेशन आता है कि अभी मैंने ट्रीटमेंट का मोड चेंज किया है, आई वॉज ऑन होम्योपैथी बट नाउ आई एम गोइंग ऑन आयुर्वेद, दिस हॉस्पिटल में आई एम गोइंग, तो नो प्रॉब्लम, वी कैन रिमार्क दैट आवर जॉब इज डन। नाउ दैट कंटिन्यूटी ऑफ केयर विल शिफ्ट टू हॉस्पिटल वन टू another hospital, but it will keep going on till patient is getting cured from that disease. That is the real concept of continuity of care. So this is access, assessment and continuity of care. अब जाते हैं सीओपी। सीओपी का मतलब क्या है? केयर ऑफ पेशेंट। सिंपल है, ये ध्यान में रखना आसान है, जो डिफिकल्ट है उनकी तरफ ध्यान होना चाहिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। एएसी को देख के इमीडिएटली कंफ्यूजन होता है, सीओपी को कंफ्यूजन नहीं होता है। सीओपी इज केयर ऑफ पेशेंट, सिंपल है, राइट। तो केयर ऑफ पेशेंट में जैसे पेशेंट ओपीडी में आता है, ओपीडी का केयर है कि जब तक वो ओपीडी में है तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी गुड, स्लीपरी surfaces, confusion,
lift should be in proper work in proper manner for the patient who are disabled. ये सारा केयर है ओपीडी में. उसके बाद टॉयलेट शुड बी अवेलेबल, ड्रिंकिंग वाटर शुड बी अवेलेबल. दिस आर ऑल केयर. हम तो स्पेसिफिक तो देते ही है, हम उसका डायग्नोज करते हैं और ट्रीटमेंट देते हैं, ये सब करते हैं. बट बियॉन्ड दिस देर इज समथिंग मोर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ एनएबीएच. एनएबीएच को ज्यादा चाहिए कि आप और क्या कर रहे हो, ये इंश्योर करोगे. टॉयलेट क्लीन है क्या? अब क्लीन टॉयलेट, टॉयलेट क्लीन है का मतलब है इट शुड बी क्लीन. टॉयलेट का मतलब क्या है, कोई बताएगा? क्लीन टॉयलेट का मतलब, टॉयलेट इज क्लीन मतलब क्या? हाउसकीपिंग कोई है यहाँ पे? हाउसकीपिंग सुपरवाइजर है क्या? हाउसकीपिंग सुपरवाइजर है? हाँ बोलो, आपका आवाज आएगा मुझे अगर आप है तो. Is not you. अच्छा ठीक है, तो एनीबडी कैन आंसर. क्लीन टॉयलेट का मतलब बोलिए, एक 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 एक. आपके हिसाब से क्या है क्लीन टॉयलेट का मतलब? Not smelling bad. Hygienic. नॉट स्मेलिंग. ओके, नॉट स्मेलिंग, परफेक्ट. नेक्स्ट. Hygienic. हाइजीनिक मीन्स व्हाट? Surfaces should be clean. Surface and facility. सो यू वांट टू से देयर शुड नॉट बी एनी दाग धब्बा नहीं चाहिए, या फिर फंगस की ग्रोथ वगैरह होता है कभी कभी, राइट? या फिर कलर जो पेंट दिया होता है वो उखड़ा होता है, कॉबवेब होता है, राइट? ठीक है. नेक्स्ट, कौन सा क्राइटेरिया है? और अब हम सोचना शुरू करेंगे. इसके बाद जब भी सोचेंगे ना, तो जैसे हम बोलते हैं कि हमें मुझे अगर मोबाइल लेना है, मुझे अगर मोबाइल लेना है तो मोबाइल में मुझे स्क्रीन साइज क्या चाहिए, कितना पिक्सल का कैमरा चाहिए, कितना रैम चाहिए, ऐसे एक लेफ्ट साइड डेवलप होती है. तो हमेशा जब भी हम सोचेंगे तो लेफ्ट साइड में सोचेंगे. पॉइंट्स, ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो हम देखेंगे? तो टॉयलेट, क्लीन टॉयलेट का लेफ्ट साइड क्या है? क्लीन टॉयलेट का लेफ्ट साइड में आएगा सबसे पहला नॉट स्मेलिंग. दूसरा आएगा, बोलो दूसरा कौन सा आएगा? वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. हाँ, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड नो लीकेज. नो लीकेज, लीक प्रूफ, लीक नहीं होना चाहिए वहां पे. ओके, नेक्स्ट. And proper drainage system. हाँ, लीक लीक नहीं हुआ. हाँ, अभी सरफेस जो है, अभी अभी टॉयलेट में आप देखोगे तो देर आर 2-3 कंपोनेंट्स. एक है टॉयलेट का फ्लोर, दूसरा है टॉयलेट की वॉल्स, और तीसरा है टॉयलेट की रूफ. सो हमें ग्रॉस पॉइंट मिल गए, फ्लोर, वॉल, रूफ. इन तीनों का क्लीन का मतलब अलग अलग है. क्लीन रूफ, क्लीन रूफ का मतलब है देर शुड नॉट बी एनी लीक्स, वाटर लीकेज और समथिंग, कॉबवेब्स, फंगस ग्रोथ. उसके ऊपर पेस्टिसाइड कंट्रोल होना चाहिए. अगर अगर आपका पीओपी वगैरह काइंड ऑफ थिंग है तो ऊपर सारे टाइप्स के एनिमल्स घूमते हैं, वो नहीं होना चाहिए. अब अगर फ्लोर में जाएंगे तो क्लीन फ्लोर का मतलब है, क्लीन फ्लोर का मतलब है नॉट स्मेलिंग एंड ड्राई. dry dry floor is the criteria that we can say that it is clean. And walls should be sparkling जिसे कहते हैं क्लीन चाहिए, विदाउट एनी कॉबवेब, विदाउट एनी दाग धब्बा और फंगल ग्रोथ. तो दिस इज व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ क्लीन टॉयलेट. सो ये ये जो केयर है, तो तो टॉयलेट देना इज वन पार्ट, बट टॉयलेट में ये चीजें इंश्योर करना इज आइडियली केयर ऑफ पेशेंट. हम क्या करते हैं, टॉयलेट बांध के देते हैं, हाँ पेशेंट के लिए टॉयलेट है ना, बट दिस इज नॉट केयर. दैट टू डेवलप द चेकलिस्ट कि टॉयलेट कैसे ऑफर करना है, उसको टारगेट करके उसके हिसाब से हाउसकीपिंग को ट्रेनिंग करना है. और कंसर्न नर्स और फ्लोर मैनेजर और ओपीडी मैनेजर, और अगर नहीं है तो क्वालिटी मैनेजर, वो भी नहीं है तो फिर एटलीस्ट लास्ट एवरीथिंग फॉल्स डाउन टू मेडिकल सुपरिटेंडेंट. दे हैव टू टेक केयर कि ये सब इस हिसाब से है क्या. अब आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, मुश्किल होगा, बट एफर्ट शुड बी, यू शुड स्टार्ट डूइंग एफर्ट्स. हाउसकीपिंग सुपरवाइजर को बुलाना है, उनके साथ डिस्कस करना है, उनको ट्रेन करना है. सी मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस,
हम सिर्फ बोलते हैं कि टॉयलेट क्लीन नहीं है, टॉयलेट क्लीन नहीं है, ऐसा आप सुपरवाइजर को बोलोगे तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है सर मैं क्लीन करता हूँ। बट इसमें थोड़ा सा एडिशन करना पड़ेगा। जब हम क्वालिटी प्रैक्टिसेस करेंगे तो उसको हमें बताना होगा दो चीजें। पहला है कि क्लीन टॉयलेट रहने की वजह से क्या फायदा होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन का। जब तक आप सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पा सकते हो कि ये काम क्यों करना है, इसका फायदा क्या होगा, तब तक वो काम करने का मोटिवेशन उसमें नहीं आएगा। तो इसलिए हमेशा जब भी आप यहाँ पे ही नहीं, घर में बाहर रिलेशनशिप्स कहीं पे भी, अगर आपको किसी को कन्विंस करना है, किसी को कुछ चेंज करना है, चेंज बदलना है उसको आप, तो सबसे पहले उसको आपको यह बताना होगा कि बदलने के बाद आप जब ऐसा दिखोगे, ऐसा होगा, तो इसका फायदा क्या होगा, आपको फायदा क्या होगा। राइट। तो यूजुअली हम कम्युनिकेट ऐसा करते हैं, यार वो कल मेडिकल सुपरिटेंडेंट का राउंड हुआ, टॉयलेट बहुत गंदा था, अभी इसके बाद मत करना यार, खाली पीली शेपल पट्टी खाई मैंने। तो दिस कम्युनिकेशन यूजुअली हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम। वी आर सेल्फ सेंट्रिक एंड फोर्सिंग, we are self centric and forcing somebody to change the method process। उसके जगह पे चाहिए वी शुड बी द पर्सन सेंट्रिक, अपोजिट पर्सन सेंट्रिक। उसको क्या फायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होगा, एंड एनफोर्स। एनफोर्स मतलब ऐसे बात करो उससे कि उसको अंदर से लगे कि ये मैं करूं। राइट। सो दिस इज व्हाट इज द थॉट कि हाउ वी कैन एक्सटेंड द केयर ऑफ पेशेंट। यही अगर आईपीडी में जाओगे तो आईपीडी में केयर ऑफ पेशेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, जैसे आईपीडी से एडमिशन से लेके डॉक्यूमेंटेशन होता है, अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करना है। उसके जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट प्लान जिसे कहते हैं मेडिकेशन चार्ट। मेडिकेशन चार्ट में एवरीथिंग इज मेंशन, कब कौन सा मेडिकेशन देना है। उसमें इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि कोई मेडिकेशन देते वक्त क्या ख्याल रखो, बिफोर फूड, आफ्टर फूड, वंस इन अ वीक, और पानी पीना है कि नहीं पीना है। ये सब अगर होम्योपैथी का एग्जांपल है तो कोई अगर आपका दवाई है तो पहले मुंह में रखो, थोड़ी कितना देर रुको, तो मन में आप 10 गिनो, 5 गिनो, 15 गिनो, फिर आप उसको फिर आप उसको ले खा लो। तो ये जो चीजें हैं ये कम्युनिकेशन है। ये कम्युनिकेशन को यूनिफॉर्म बनाना, ये है केयर ऑफ पेशेंट। यूनिफॉर्म बनाना का मतलब सुबह अगर विदेशा काम कर रही है और विदेशा ने अगर इंजेक्शन दिया या फिर कोई दवाई दी, दवाई देते वक्त उसने कुछ बात किया, तो आफ्टरनून अगर जॉब बदलता है तो संगीता जब आएगी तो संगीता का भी कम्युनिकेशन उसी लाइन पे होना चाहिए, और इवनिंग को अगर ड्यूटी बदलती है तो उसी लाइन पे होना चाहिए। वन सेकंड।
सॉरी। तो अब ये पेशेंट का जो स्टे है आईपीडी में जो पेशेंट का फुल स्टे है, उस स्टे में ये केयर ऑफ पेशेंट में दो ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर वन, मेडिकेशन ऑन टाइम। नंबर टू, वाइटल मॉनिटरिंग ऑन टाइम। एंड नंबर थ्री, assessing the progress of the treatment, whether it is going in right direction or wrong direction. If it is going in right direction, stick on the protocol. If it is not going on the right direction, then there should be a discussion panel. There should be uh, uh, at least nurse, the round doctor should have discussion कि सर ये पेशेंट का ये ऐसा हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करना है, कुछ हुआ था क्या, वेदर एनी डेविएशंस, कोई कोई दवाई लेट गई है क्या, कोई गलत दवाई गई है क्या, या फिर पेशेंट इज नॉट फॉलोइंग, पेशेंट ने जो फूड उसको डाइट प्लान दिया था हमने, वो डाइट प्लान फॉलो नहीं किया है क्या. So that discussion should happen, and accordingly to finding out why the treatment is not going in right direction is also one of the key concept of care of patient. Most of the time इसको ध्यान में लिया ही नहीं जाता है. एक बार ट्रीटमेंट प्लान सेट हो गया तो हम पेशेंट को वर्बली पूछते हैं कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, बट सम टाइम उसमें थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए कि सम टाइम पेशेंट में बी बायस्ड. पेशेंट को रिलेटिवली लगता है कि उसे अच्छा लग रहा है, बट शायद वाइटल्स देख के हमें उसके आंसर्स मैच नहीं करते. तो दैट टाइम देयर शुड बी अ डिस्कशन, देयर शुड बी थर्ड आई और लैटरल थिंकिंग कि ये वाइटल्स क्यों ठीक नहीं हो रहे. तो अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. यहाँ पे आपके वाइटल्स उसके सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है. उसके वाइटल्स को नॉर्मल लेवल पे लेके आना इज द सोल टारगेट ऑफ द केयर ऑफ द पेशेंट, राइट. तो ये हो गया केयर ऑफ पेशेंट. देन विल गो ऑन एमओएम. एमओएम क्या है? Management of medication. एमओएम भी इजी है. Management of medication. एमओएम मॉम खाना बनाती है, हम हॉस्पिटल में एक ही चीज खाते हैं, दवाइयाँ. सो मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन. मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन. मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन में जैसे मैंने केयर ऑफ, इट इज फॉर द, सिर्फ इसलिए अलग किया है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन केयर ऑफ पेशेंट ऑल्सो. जैसे बट फार्मेसी को अलग किया है. फार्मेसी मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन मतलब आपका स्टोरेज, फार्मेसी का स्टोरेज, ड्रग लेबलिंग, उस वो एक्सपायर ना हो. सो दीज ऑल थिंग्स आर मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन. कभी कभी हम वी प्रिपेयर लिक्विड डोसेस, काइंड ऑफ लिक्विड हैंडलिंग. लिक्विड ड्रग्स जो होते हैं, लिक्विड मेडिकेशंस होते हैं, वो बड़ी बॉटल से हम छोटी बॉटल में डालते हैं और छोटी बॉटल पेशेंट को देते हैं, लेकिन छोटी बॉटल पे एक्सपायरी डेट नहीं लिखते हैं. सो ये इंपॉर्टेंट है. तो हाउ टू मैनेज दिस. अब जब हम पेशेंट के लिए कोई मेडिसिन पिकअप करते हैं तो उनके नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन समटाइम वी मे कंफ्यूज नाम में. कलर कोड भी होते हैं, तो some people may get confused in colors also. So that's why there is LASA policy. That is what is known as look alike, sound alike. जो एकदम सेम दिखते, इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम परफेक्ट होगा. एकदम परफेक्ट नहीं होगा. आपका एफर्ट चाहिए बस. सारी की सारी चीजें एकदम कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी. जैसे कि होम्योपैथी में एक चैलेंज है कि नक्स से शुरू होने वाले काफी सारे ड्रग है, या फिर जो भी है. तो इस तरीके से अगर आप जाओगे तो उसका एफर्ट दिख जाए. कम से कम जहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप ये भी कर सकते हो कि ओनली रूटीन ड्रग्स, जो रूटीनली ऑन द काउंटर ड्रग्स आप कर रहे हो, उतना ही आपने लासा किया तो भी चलेगा. बाकी के ड्रग्स अलग अलग से रखे होंगे, वो ठीक है, वो वैसे भी हम ठीक से पढ़ के ही, 2 बार पढ़ के ही लेते हैं. बट रूटीनली खटाखट 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 जो लेते हैं, वहां पे कम से कम थोड़ा सा एफर्ट कर लो, थोड़ा सा कोडिंग कर लो, डोज के हिसाब से करो, कैसे भी करो, बट यू शुड नॉट मेक मिस्टेक. उस एंगल से हमें ड्रग को लेबल करना है. ओके.
और एक्सपायर्ड ड्रग पॉलिसी का हमने काफी सारा डिस्कशन किया है, आपका एक्सपायरी का इशू नहीं है, मेजर इशू नहीं है. सो दिस इज व्हाट इज मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन. नेक्स्ट इज पीआरई. पीआरई का मतलब क्या है? Rights and education. जैसे यहाँ पे सीओपी, सीओपी में केयर ऑफ पेशेंट है, पी इज पेशेंट, तो यहाँ पे पी इज पेशेंट ओनली, पेशेंट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो ये थोड़ा सा मुश्किल है ध्यान में रखने के लिए, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट लाइक दिस. पीआर इज पेशेंट, पेशेंट्स राइट्स एंड एजुकेशन. तो हमें पता होना चाहिए पेशेंट के राइट्स क्या है, और पेशेंट को भी पता होने चाहिए. आइडियली ये कंसेप्ट का मतलब है पेशेंट को भी पता होना चाहिए कि पेशेंट के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. इसीलिए वो एफर्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमने साइनेज लगाया हुआ है कि इन बाइलिंगुअल मैनर, कि जब भी पेशेंट वेटिंग करे तो वो पढ़ सकता है कि ये मेरे राइट्स है, पेशेंट राइट्स एंड एजुकेशन. ओके. अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है. तो यहाँ पे तीन चीजें हैं: पेशेंट्स राइट्स, पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पेशेंट्स एजुकेशन. तो पेशेंट एजुकेशन मीन्स वी शुड हैव adequate information for patient education. वो दो लेवल पे होती है. फर्स्ट इज व्हेन ही इज वेटिंग, वी कैन हैव सम एजुकेशन मटेरियल अवेलेबल. जैसे फ्यू हॉस्पिटल्स में टीवी पे डिसीजेस के बारे में इंफॉर्मेशन चलती रहती है, सो दैट पेशेंट गेट एजुकेटेड. दूसरा होता है, अभी नया नया न्यू डेवलपमेंट इज एवरी ओपीडी हैज स्क्रीन्स, स्क्रीन्स होती है, और वहां पे जैसे आप सिलेक्ट करते हो कोई, तो उसका एक मिनट का लैंग्वेज सिलेक्ट करके आप वीडियो रन कर सकते हो. तो पेशेंट वो वीडियो देखता है, एक्सप्लेन करना है पेशेंट को कि एग्जैक्टली मैं आपके साथ क्या करने वाला हूँ, आपको क्या हो रहा है. राइट. तो पेशेंट को पता होना चाहिए कि मुझे क्या हो सकता है अगर मैं ये ट्रीटमेंट फॉलो नहीं करूंगा, मुझे एग्जैक्टली क्या हुआ है. तो दैट इज पेशेंट राइट. पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि टू टू फॉलो ऑल द प्रिस्क्रिप्शन, टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय डॉक्टर. वहां पे देर आर सम काइंड ऑफ सॉफ्ट स्किल्स रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो. जैसे कम्युनिकेट करते वक्त पेशेंट कैनॉट शाउट, or he can't bring many people together, and he can't do the fights or something like that. Violence कर नहीं सकता है. ये उसकी responsibilities है. And education, as I told you, leaflets, you can keep the booklets, books, mm, some displays, TVs or whatever. So some way you should educate patient. So this is PRE. अब आगे जाएंगे. FMS. FMS is, Facility कोई management. बताएगा FMS क्या है? FMS Facility management and safety. अरे बताओ, ढूंढ के तो बताओ. जब आप बताओगे ना तो बाकी सबके ध्यान में आएगा. Facility management and safety. एनीबडी कैन, इवन आकाश कैन टेल. So, मैं 3 बार बोल रही हूँ ना. Management and safety. आवाज, वन सेकंड. अरे सॉरी सॉरी. हाँ, यस, टेल मी व्हाट इज FMS. फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड, सर आप हम लोग को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो. हाँ, फैसिलिटी मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या है? Safety. ओके. तो फैसिलिटी मैनेजमेंट, यूजुअली एस जो होता है ना, एस सेफ्टी मिस हो जाता है, ध्यान में नहीं आता है. फैसिलिटी मैनेजमेंट तो समझ में आता है, एस इज सेफ्टी. फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड सेफ्टी. तो फैसिलिटी मैनेजमेंट में देर आर टू लेवल्स. वन इज योर एनवायरमेंट मैनेजमेंट. एनवायरमेंट मतलब जैसे आप अभी बैठे हो, ये हॉल में सब ऑर्गेनाइज्ड है, नो ओपन वायर्स, मतलब सेफ्टी. जैसे अभी सब ठीक है, यहाँ पे सब ठीक है,
लेकिन एक स्विच बोर्ड जो है वो वहां पे खराब है, तो दैट इज सेफ्टी। तो फैसिलिटी में ऐसी कुछ चीजें होती है जो कब कब हमने इंस्टॉल की होती है, बाद में मेंटेन नहीं की होती है। ओपन वायर्स, बैड स्विच बोर्ड्स, उसके बाद सम नॉन वर्किंग वायर्स, चार्जर्स ऐसे कोई किसी ड्रॉअर में रखे होते हैं, राइट, वो लगते ही नहीं है लेकिन वो वहां पे होते हैं। तो दैट शुड नॉट बी देयर। अगर कोई चीज खराब हो गई है तो उसको आप डिस्पोज करो। इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। दिस इज व्हाट इज फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड सेफ्टी। तो सेफ्टी का कंसेप्ट डिपार्टमेंट वाइज बदलता है। जैसे अगर आप ओपीडी में हो, तो ओपीडी में सेफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका ग्लव्स, मास्क आपको चाहिए, डॉक्टर को खुद को। और जब पेशेंट टू पेशेंट हम चेक करते हैं तो आइडियली वी शुड स्टेरिलाइज आवर हैंड्स। तो पेशेंट टू पेशेंट डिसीज ट्रांसफर ना हो और पेशेंट का कोई डिसीज हमें ट्रांसफर ना हो, तो दैट इज सेफ्टी। दैट इज व्हाट इज सेफ्टी। ओके। एनवायरमेंट में जो एक्टिविटीज होती है उसका सेफ्टी के लिए ये चाहिए, डिस्प्ले चाहिए, हैंड वॉश, ये सब चाहिए। ओके। देन अगर आप वही आईपीडी में गए तो फैसिलिटी, आईपीडी फैसिलिटी है, वहां पे सेफ्टी ये है कि वहां पे एडिक्वेट नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर एग्जिट, अगर आग लग गई तो एग्जिट होना चाहिए। और अगर पेशेंट को जैसे रिससिटेशन करना पड़े, रिससिटेशन मतलब पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो उसके लिए जो भी अम्बू बैग एटसेट्रा जो किट है, और लैरिंगोस्कोप, वर्किंग लैरिंगोस्कोप, राइट, वो वहां पे अवेलेबल चाहिए। मींस फैसिलिटी मैनेजमेंट। फैसिलिटी में थिंक शुड बी अवेलेबल। अगर मुझे टॉर्च चाहिए, जहां पे मुझे टॉर्च चाहिए वहां पे मुझे टॉर्च मिलना चाहिए, और वो टॉर्च काम होने के बाद वहीं पे रखना इज मॉनिटरिंग, राइट। ऑर्गेनाइज्ड चाहिए चीजें। जैसे कि आपका टेबल है, नर्सिंग स्टेशन, नर्सिंग स्टेशन फैसिलिटी में नर्सिंग स्टेशन होता है, तो नर्सिंग स्टेशन में सबसे इंपॉर्टेंट उनका ड्रॉवर्स होता है। तो सबसे ऊपर वाले ड्रॉवर में ऐसी चीजों चीजें रखो जो आपको फ्रिक्वेंटली लगती है, स्टेपलर, स्टेपलर पिंस, वॉट एवर यू रिक्वायर। टेबल के ऊपर आप इमरजेंसी ड्रग्स रखो, जो इमरजेंसी लगती है, अरेंज करके प्रॉपर। ऐसे ढूंढना नहीं पड़ना चाहिए, प्रॉपरली अरेंज ड्रग चाहिए कि ये चाहिए तो खट से वो ड्रग उठा के वी कैन गिव दैट। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज फैसिलिटी मैनेजमेंट का रियल कंसेप्ट, कि इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड सेफ, राइट। तो अंदर फायर, अगर फायर लगती है तो फायर एग्जिट है, फायर एक्सटिंग्विशर है, और ऑर्गेनाइज्ड है। जो चीजें मुझे इमरजेंसी चाहिए वो सब टेबल के ऊपर है, जो चीज़ें फ्रिक्वेंटली चाहिए वो फर्स्ट ड्रॉर में है। उसके नीचे मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो मुझे कभी भी लग सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट के नीचे और एक ड्रॉर है जो मुझे देने हैं, अभी लगते नहीं है, जो आई हैव टू गिव इट बैक टू द मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में सेफ्टी का मतलब है अंदर, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के अंदर जहां पे मेडिकल रिकॉर्ड्स है वहां पे ही फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरा बात है कि एमआरडी, अगर आप फैसिलिटी मैनेजमेंट और सेफ्टी के कंसेप्ट जियोग्राफिकली भी बदल सकते हैं। जैसे कि आप सी शोर में, जो मुंबई है, मुंबई इज ऑन सी शोर, तो वहां पे एमआरडी डिपार्टमेंट एंड सर्वर रूम्स हैव, कंसिडरिंग सुनामी, जो लास्ट सबसे बड़ी सुनामी आई थी वो अराउंड 10-12 मीटर की सुनामी थी, 12 या 15 मीटर की सुनामी थी। तो इसलिए उन्होंने एक ये बनाया है कि एमआरडी, सर्वर रूम्स, डेटा रूम्स, ये सब जो है इंपॉर्टेंट चीजें, जहाँ पे आपका डेटा बैकअप होता है, आपके प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 20 मीटर हाइट से ऊपर चाहिए। 20 मीटर्स, तो सुनामी भी आई तो आपके डॉक्यूमेंट खराब नहीं होंगे, राइट। ये सब नॉर्म्स है, बट ऐसा नहीं कि आप 20 मीटर, हमारी बिल्डिंग ही 20 मीटर नहीं है तो क्या करेंगे। तो दीज आर ऑल डेवलपमेंट थिंग्स, बट एटलीस्ट सेफ्टी के लिए डिपार्टमेंट के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए। और अगर उसके साथ फाइट करना है कि चलो जुगाड़ करेंगे कुछ, कि मेरा फर्स्ट फ्लोर पे ही मैं जा सकता हूँ, आई कैन कीप माई डॉक्यूमेंट्स ऑन फर्स्ट फ्लोर ओनली, विच इज लेस देन 20 मीटर्स, तो कम से कम वो डॉक्यूमेंट्स को कवर अप करे विथ प्लास्टिक्स,
ऑल प्रॉपर प्लास्टिक वाटरप्रूफ बना दो, अंदर पानी नहीं जाएगा। बट आप वो प्लास्टिक जब आप चूज करेंगे, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, इट डिपेंड्स ऑन अफोर्डेबिलिटी, इट डिपेंड्स ऑन अवेलेबल बजट ऑब्वियसली। तो कम से कम प्लास्टिक में तो डाल ही सकते हैं। और फायर एक्सटिंग्विशर रख दिया है। अब अगर कोई कंपनी है कि बोलते हैं और अच्छा कुछ करना है क्या, और अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करना है, तो वी यूज द फायर प्रूफ प्लास्टिक ग्रेड एनवलप्स, फायर प्रूफ प्लास्टिक ग्रेड एनवलप्स, जिसमें प्लास्टिक होता है लेकिन ये फायर प्रूफ होता है, तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट जाएंगे। अब ये अलग अलग प्लास्टिक लेने से अच्छा है कुछ, सम पीपल विल थिंक लेट अस हैव द कबर्ड्स इटसेल्फ, ऑल द कबर्ड्स इटसेल्फ आर फायर प्रूफ। तो इट डिपेंड्स हाउ यू शो द कॉम्प्लायंस और एक्सीड द कॉम्प्लायंस। अब इसे कहते हैं एक्सीडिंग द कॉम्प्लायंस। देखो मिनिमम रिक्वायर्ड क्या है एमआरडी में, एमआरडी में दे आर नॉट सेइंग कि आपकी एमआरडी ग्राउंड फ्लोर पे या बेसमेंट में नहीं हो सकती है। इट डिपेंड्स, ऐसा नहीं कि आपकी अगर बेसमेंट पे, आपको बेसमेंट ही है और बेसमेंट में ही रखना है, तो फिर नोबडी कैन चैलेंज यू। कोई, देखो ऑडिटर जब भी आएगा तो ऑडिटर आपको ये ऐसा ही चाहिए ऐसा कोई नहीं बोल सकता है, बिकॉज क्वालिटी इज सब्जेक्टिव। कॉम्प्लायंस दिखाना ये सब्जेक्टिव है, अलग अलग तरीके से हम कॉम्प्लायंस दिखा सकते हैं। सो नो ऑडिटर कैन एनफोर्स यू कि आप ऐसा ही करो। ऑडिटर विल से यू डेवलप सम मैकेनिज्म। ये है कॉम्प्लायंस शो करने का की सेंटेंस, मंत्रा। व्हाट इज मंत्रा? मंत्रा इज डेवलप सम मैकेनिज्म, शो द एफर्ट। कुछ तो होना चाहिए आपके पास। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हमारे पास है ही नहीं कुछ, हम करेंगे ही नहीं। दैट इज नॉन कॉम्प्लायंस। व्हाट इज कॉम्प्लायंस? डू समथिंग, वॉट एवर इज अवेलेबल उसमें से आप कुछ करो। राइट, बेसमेंट में है तो कम से कम, बेसमेंट में है तो फ्लोर से 3 फीट ऊपर कबर्ड बनाओ, तो पानी अगर आ रहा है तो कम से कम आप शिफ्टिंग को टाइम मिलेगा आपको। एकदम ग्राउंड पे कुछ मत रखो। तो दैट्स ऑल्सो मैकेनिज्म टू शो दैट वी आर हैविंग इंटेंशन टू मेक द फैसिलिटी सेफ, डिजास्टर प्रूफ। So this is what is facility management and safety. HRM very easy। HR है ही, तो सिर्फ मैनेजमेंट वर्ड लगाना है। तो HRM is human resource management। Human resource management is a very discussed, very evolved department, human resource management। और ये एक तरीके से हम कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इवॉल्व हुआ है कंसेप्चुअली, बट अगर आप फंक्शनली देखोगे तो फंक्शनली 10 में से सिर्फ 2 या 3 मार्क ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को आते हैं। बट वो 5 मार्क करने हैं 10 में से 5, तो कम से कम देर आर 3 to 5 थिंग्स, 3-4 चीजें हैं जो जो चाहिए ही चाहिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पास। सबसे पहली बात, जब भी कोई भी एम्प्लॉय ज्वाइन करेगा तो उसका इंटरव्यू का एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए। किसी को हम रिक्रूट कर रहे हैं तो वी आर अनबायस्ड, हमने उसको रिक्रूटमेंट किया है लेकिन उसके स्किल के लेवल पे रिक्रूटमेंट किया है, नॉट बाय बाय यूटिलाइजिंग बायस। बायस से नहीं, ये मेरे पहचान का है इसलिए लिया है। बट ये पूरी चेन में ये जो होता है ना, ये इट्स लाइक अ चेन। ट्रेन के डब्बे होते हैं, एक भी डब्बा खराब है ना तो पूरी ट्रेन खराब हो जाएगी। राइट, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है देयर शुड बी अ मैकेनिज्म टू इंटरव्यू, देयर शुड बी रिकॉर्ड्स, इंटरव्यू शीट, व्हाई, जस्टिफिकेशन, व्हाई यू हैव टेकन दिस एम्प्लॉय, who has interviewed him, what are the criteria you have already set, whether he is fulfilling that criteria,
ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो जो जॉब, उसको जॉब डिस्क्रिप्शन शुड बी क्लियर टू द एस्पायरिंग कैंडिडेट। जॉब डिस्क्रिप्शन उसको पूरा ठीक से समझाना है इंटरव्यू में कि ये जॉब, ये जॉब, ये जॉब, ये जॉब। और उसको वेरीफाई करना है कि सच में उसको ये जॉब आता है। नहीं तो हाँ 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 मुझे आता है, आता है, आता है, आता है, और जब काम देते तो उसे कुछ नहीं आता है। तो इंटरव्यू शीट शुड बी प्रैक्टिकल। उसके बाद इंटरव्यू के बाद आपने जस्टिफाई किया प्रॉपर, दो लोगों ने इंटरव्यू लिया, अनबायस्ड डिस्कशन किया, उसको आपने रिक्रूट किया। द डे जीरो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसको इंडक्शन करना चाहिए। जैसे कि देखो, अगर आप सबको किसी को एक्सपीरियंस होगा, कुत्ता या बिल्ली जब हम घर लाते हैं तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, ये पूरा घर बाहर ऐसे स्मेल लेते लेते घूमते, पूरा ओरिएंटेशन लेते, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, कहाँ पे बैठना है, ये सब पहली बार वो कर देते हैं। तो दिस इज व्हाट इज इंडक्शन फॉर द रिक्रूटेड एम्प्लॉय ऑल्सो। एम्प्लॉय को कुछ नहीं पता होता है कौन है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो एचआर डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ओरिएंट करे, कौन से डिपार्टमेंट में क्या है, कैसे काम चलता है, कहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, कहाँ पे जाना है, हमारी सिस्टम कैसी है। अम, फिर आपको अभी सेफ्टी के रिलेटेड उनको एक रिवीजन होती है। जैसे नया एम्प्लॉय है तो रिवीजन तो होगा नहीं, फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग होगा। तो इंडक्शन में कुछ बेसिक ट्रेनिंग उनको आने चाहिए। जैसे हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो ही शुड बी नोइंग सेफ्टी, फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेशन, ही शुड नो अबाउट द प्रोसेस, जो उसकी डिपार्टमेंट की बेसिक प्रोसेसेस क्या है, ये सब उसको आना चाहिए। और ओरिएंट हो गया, इंडक्ट हो गया, देन वी हैव टू हैव ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है जैसे कि मैंने एक आईपीडी नर्स को हायर करना है। आईपीडी नर्स को मैंने 10 नर्सेस को इंटरव्यू किया, और अनबायस से हमें दो नर्सेस बहुत ठीक लगी। दो में से एक नर्स जो बेटर है, उसको हमने ले लिया। अब जैसे ही फर्स्ट डे वो आ गई तो शी शुड नॉट गो टू द डिपार्टमेंट डायरेक्टली। देयर शुड बी अ मैकेनिज्म कि एचआर शुड कॉल हर कि आप जैसे आओगे तो आप यहाँ आओ। तो एचआर उसकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेगा। फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना मतलब उनके, और एचआर जिस दिन उनको बताने वाला है कि इस दिन आप ज्वाइनिंग डेट, इस दिन आप ज्वाइन कर रहे हो, उसके लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको हमें ईमेल से भेजने होंगे। एंड साथ में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे टू वेरीफाई। ये प्रोसेस आप इंटरव्यू के वक्त भी कर सकते हो, इंटरव्यू के बाद ज्वाइनिंग के दिन भी कर सकते हो, राइट। ये जब आप लाओगी, और जब इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू के बाद जो आप ऑफर लेटर भेजने वाले हो, उसके बीच में एक चीज आती है, उसे कहते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। तो जो एम्प्लॉय है जिसको आप लेना चाहते हो, उसको आप डिक्लेरेशन करने के लिए बोलो कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है पहले, अगर काम किया है कहीं पे, और आप रेफरेंसेस दे दो उस कंपनी के, कुछ रेफरेंसेस दे दो, नाम और कॉन्टैक्ट नंबर, सो दैट वी कैन कॉन्टैक्ट देम एंड वेरीफाई कि वॉट एवर वी हैव इन्फर्ड इन इंटरव्यू में जो भी हमने सोचा है उसके बारे में वो सही है। ओके। तो ये होना चाहिए। कुछ कुछ कंपनियों में थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होता है। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन में दे इंक्लूड पुलिस वेरिफिकेशन ऑल्सो। बट ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि पुलिस वेरिफिकेशन करना ही है, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली सम सॉर्ट ऑफ वेरिफिकेशन हैज टू बी डन। कुछ ना कुछ आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि इन लोगों को हमने फोन किया, उनके हिसाब से उन्होंने इनको इतना स्कोर किया है। तो स्कोर पूछते हैं यूजुअली कि उनके कम्युनिकेशन स्किल को आप 10 में से कितने मार्क दोगे, आप कौन हो, दोस्त हो उसका, वॉट एवर। सो दैट इज वॉट इज नोन एज वेरिफिकेशन। जब वो आएगा तो एचआर उसको फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेगा, अपॉइंटमेंट लेटर एग्रीमेंट साइन करेगा, एंड देन इंडक्शन फॉर्म देगा। इंडक्शन फॉर्म में उसका 3 से 5 दिन तक सारे डिपार्टमेंट में इंडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन होगा, एंड देन ही विल गो टू द आईपीडी। अब आईपीडी में जाने के बाद इमीडिएटली सीनियर नर्स क्या कहती है, सीनियर नर्स बोलती है कि चलो आप इंजेक्ट शुरू करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। इट शुड नॉट बी द आइडियल प्रोसेस। आइडियली क्या होना चाहिए, जब नर्स आएगी तो उसको, नर्स शुड बी ट्रेन्ड। सीनियर नर्स को पता होना चाहिए कि मुझे इसको डायरेक्ट जॉब नहीं देना है। जब भी जॉब दोगे तो अंडर ऑब्जर्वेशन उससे काम करो, और पेपर पे लिखो कि मैंने इंजेक्शन का जॉब दिया, इंजेक्शन के ये प्रोसेस उसने
कितने स्कोर में फॉलो किए, इंजेक्शन के पहले बात अच्छा कर रही है, इंजेक्शन देते वक्त उसका एंगल ऑफ नीडल ठीक है, या फिर दवाई देते वक्त उसको पता है। अगर नहीं पता है तो वो बोले कि मैडम ये मेरे को पता नहीं है, तो ठीक है, फिर आप खुद करो और फिर उसको ट्रेनिंग दो। फिर उसको करने के लिए बोलो अंडर ऑब्जर्वेशन। अंडर ऑब्जर्वेशन, जब ऑब्जर्वेशन कर रहे हो 3 से 5 केसेस 10 केसेस तक आपको समझ में आ गया कि अभी शी कैन डू इट विदाउट एनी असिस्टेंस, तो फिर आप उसको एक लेटर देते हैं, उसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर्म इज फिल्ड अप बाय द सीनियर हु एंश्योर्स दैट कि वो एम्प्लॉय अभी मेरे प्रेजेंस के सिवा, किसी की हेल्प के सिवा ये काम ठीक से कर सकता है, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ओके, वो आप कॉमन लिख सकते हो और उसको आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दे सकते हो कि वो अभी आप खुद काम कर सकती हो। और उसके बाद एम्प्लॉय के लिए अपॉइंटमेंट एग्रीमेंट और इसमें सैलरी का स्प्लिट, कॉम्पेंसेशन डिटेल्स सारी क्लियर मेंशन होनी चाहिए। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है सारे उसको पता होने चाहिए। ये सब काम एचआर करेगा। और उसके बाद लीव्स कैसे लेनी है, लीव पॉलिसी क्या है, टर्मिनेशन पॉलिसी क्या है। तो टर्मिनेशन पॉलिसी में पहले हम 2 बार आपको नोटिस देंगे, अगर 2 बार भी आपने उसमें इम्प्रूव नहीं किया तो फिर आपको हम टर्मिनेशन दे सकते हैं। 2 महीने पहले देंगे, 3 महीने पहले देंगे, 1 महीना पहले देंगे। इमीडिएट टर्मिनेशन कब, कौन सी कंडीशंस में होगा, ये सारा अवेयरनेस एम्प्लॉय को जाना चाहिए। तो दिस इज व्हाट इट इज। इट इज काइंड ऑफ मेकिंग द टीम मेंबर कंफर्टेबल टू बी प्रोडक्टिव एज अर्ली एज पॉसिबल। हमारे टीम मेंबर को इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ही शुड बी कंफर्टेबल, सबके नाम पता है, सब पता है, तो उसको अच्छा लगता है एंड ही स्टार्ट्स वर्किंग नाइसली। डे 0 से उसको सब पता होता है। बाद में बताया तो नहीं, तो होता क्या है कि हम कुछ बताते नहीं, डायरेक्टली काम शुरू हो जाता है। ही थिंक्स कि ऐसा होगा, प्रीवियस हॉस्पिटल में ऐसा था तो इस हॉस्पिटल में भी ऐसा होगा। तो ही कम्स एंड वो बोलता है कि मैडम मुझे 8 दिन की छुट्टी चाहिए। तब एचआर बोलता है कि नहीं, 8 दिन की छुट्टी का पॉलिसी है ही नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा 3 दिन छुट्टी ले सकते हो, प्रोबेशन पीरियड में आपका छुट्टी है ही नहीं। नहीं ऐसा कैसे है, हमारा खुद का काम तो हो सकता है ना। तो यही से क्लैशेस होना शुरू हो जाता है, कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है। इसलिए पहले ही बता दो। रादर द बेस्ट थिंग इज वाइल इंटरव्यू इटसेल्फ यू शुड टेल। इंटरव्यू जब होगा तभी आप ये उसको पॉलिसीज दे दो, रेड एंड अंडरस्टैंड पे साइन ले लो उसकी, खत्म। तो उसको फिर बोलने के लिए कोई स्कोप नहीं रहता है। हमने तो आपको उसी दिन बोला था, ज्वाइनिंग के पहले ही बोला था। तो दिस इज व्हाट एचआर। एम्प्लॉय वेलफेयर चाहिए, एम्प्लॉय के जो भी बजट के हिसाब से आपकी पॉलिसीज है एम्प्लॉय के लिए आप ये कर सकते हैं। उसके बाद है आपका आईएमएस। IMS is Information Management System, means IT. IMS is IT, Information Management System. ये थोड़ा ध्यान में रखने के लिए थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैं इसको मार्क करता हूं। IMS इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अभी बचा क्या है बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 3 बचे, कौन से बचे बोलो बोलो। Infection control. हाँ, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल। हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल। हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल में एज यू नो, जैसे हमने सबसे पहले ओपीडी में इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे किया कि वी आर स्टेरिलाइजिंग आवर हैंड्स बिफोर टचिंग नेक्स्ट पेशेंट, ये हो गया इन्फेक्शन कंट्रोल। नेक्स्ट इज इफ योर फैसिलिटी, फैसिलिटी अगर आपकी ठीक है तो फैसिलिटी में से जो इन्फेक्शन पेशेंट को जाता है हवा से, वो आप सब रोक सकते हो, राइट। थर्ड, अब ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, जैसे ऑपरेशन थिएटर, पोस्ट सर्जरी, वहां पे ज्यादा इन्फेक्शन होते हैं एक दूसरे के, बिकॉज ओपन इंजरी होता है। तो सर्जिकल केसेस में पोस्ट सर्जरी वुंड इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन, और उसको रोकना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपके डिसइंफेक्टेंट्स, ड्रेसिंग का
ड्रेसिंग ऑफ वुंड का प्रोटोकॉल, ये सब बहुत अच्छा चाहिए। और जिससे हम डिसइंफेक्शन करते हैं, वी हैव टू इंश्योर कि वो चीजें एक्सपायर्ड नहीं है। क्या होता है, इनका लाइफ बहुत होता है, तो वो जो कंटेनर से हम डालते हैं, वो कंटेनर का एक्सपायरी डेट गायब हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि वो एक्सपायर हो गया है। बिकॉज हमें कुछ कुछ इसीलिए मॉनिटरिंग सर्विलेंस चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जो मैं यूज कर रहा हूँ वो, उसमें जंतु नहीं है, उसमें बैक्टीरिया नहीं है। तो वी हैव, देर इज वन सिविल हॉस्पिटल। सिविल हॉस्पिटल में हमने उनके आयोडीन के सैंपल लिए, बीटाडिन आयोडीन, एंड बीटाडिन आयोडीन हैज स्यूडोमोनास। बिकॉज वहां पे काफी सारे इन्फेक्शन हो रहे थे। तो वो जो सिविल सर्जन थे, जो अभी आपको पता होगा, डॉक्टर चंदन वाले, आपको पता है कि MUHS के कुलगुरु, या, सो आई वॉज डिस्कसिंग विद देम, ही सेड यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सारे वुंड्स इन्फेक्ट कैसे हो रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, सर क्या पता सर आपका बीटाडिन ही कॉन्टेमिनेटेड हो। बोले बीटाडिन कैसे कॉन्टेमिनेटेड होगा, वो तो खुद सारे जंतु को मारता है, सारे बैक्टीरिया को मारता है। बोले सर लेट्स ट्राई। तो उन्होंने उसका कल्चर किया, and वहां पे स्यूडोमोनास मिले। सो ये सारा जो इंपॉर्टेंट है, दिस इज व्हाट इट इज। जो हम, जो भी वो लिक्विड, जो भी हम टच, सो इट्स अ केमिकल टच, एवरीथिंग शुड बी, वी शुड बी वेरी कॉशियस फॉर कि इन्फेक्शन यहां से वहां ना जाए। बिकॉज सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इन्फेक्शन यहां से वहां जाने के लिए आपके हाथ। तो जहां पे भी आप टच करोगे, कोई मशीन को भी टच करोगे, तो मशीन को टच करने से पहले आपके हाथ क्लीन होने चाहिए, राइट। जैसे किसी पेशेंट को आपने टच किया, वहां पे आपको कोई रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हाथ में आ गया, और फिर उसके बाद इमीडिएटली आपने सक्शन मशीन का पाइप ठीक करने लगे, तो ऑब्वियसली वो सक्शन में बैठ जाएगा, राइट। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है, ये हो गया अवेयरनेस, जिसे बोलते हैं कि यू शुड हैव दैट अवेयरनेस। सबको पता होना चाहिए कि हाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी स्टराइल चीज छूने से पहले हमारे हाथ क्लीन होने चाहिए, ग्लव्ड होने चाहिए, ग्लव होंगे तो बेस्ट। तो चैलेंजेस आर मेनी, चैलेंजेस आर मेनी। ग्लव्स का सवाल इतना प्रॉब्लम है कि ग्लव्स आर वेरी एक्सपेंसिव। ग्लव्स अगर हम इतने बार रिपीट करेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि आप फिर हैंड वॉश इज बेस्ट टेक्निक, और स्टेरिलाइजेशन इज बेस्ट टेक्निक। स्टेरिलाइजेशन इज ऑल्सो, सम स्टेरिलाइजर्स आर काइंड ऑफ एक्सपेंसिव। तो ऐसा भी है कि सम हॉस्पिटल्स हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन सॉल्यूशंस। इट टेक्स हार्डली 1 hour टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन, ओके, जो आप बना सकते हो। सो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, ओके, इसमें हम डिटेल में जाएंगे ही, लेकिन एक आइडिया आने के लिए मैंने, अभी क्या बचा है, ROM इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो यूजुअली यूजुअली व्हाई दिस चैप्टर इज डेडिकेटेड, मेनी बिजनेसेस, अगर आप एनालाइज करते हो बिजनेसेस, तो जब भी बिजनेस आप एनालाइज करते हो, तो बिजनेस एनालिसिस में ये नजर में आया है कि डिले इन अप्रूवल इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लैगिंग बिहाइंड सम ऑफ द बिजनेस। कोई भी बिजनेस अगर लैग बिहाइंड होता है, जैसे कि 10 लोगों ने बिजनेस एक साथ शुरू किया, सेम बिजनेस शुरू किया, किसी ने गुजरात में, किसी ने महाराष्ट्र में, किसी ने यूपी में, सेम बिजनेस शुरू किया। जैसे हॉस्पिटल का बिजनेस शुरू किया, जनवरी में सारे हॉस्पिटल शुरू हो गए, 3 हॉस्पिटल। अब 2 साल बाद आप जब एनालिसिस करोगे कि कोई हॉस्पिटल बहुत आगे गया है या फिर कोई हॉस्पिटल बहुत पीछे है, तो जो बहुत पीछे वाला हॉस्पिटल है ना, वहां पे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम इज डिले इन अप्रूवल। अप्रूवल साइकिल में डिले हो जाते हैं। तो मतलब एक चीज जो मुझे चाहिए ना, तो चाहिए ही मुझे, तो वो हम कन्विंस करते हैं, लेकिन मैंने मतलब करते उसमें डिले होता है। दीज डिलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए देर इज
डेडिकेटेड चैप्टर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट में अप्रूवल का एक मैकेनिज्म होता है। देखो, ऐसा कभी होगा नहीं कि हर चीज आप मांगोगे और हर चीज आपको नहीं मिलेगी, ये भी ठीक नहीं है। और जो भी चीज मांगोगे सब मिलेगा, मिलना ही चाहिए, हमारा अधिकार है वो, ये भी ठीक नहीं है। वी हैव टू बैलेंस इट कि सच में प्रायोरिटाइजिंग इज वन ऑफ द स्किल, क्या मुझे चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी मैनेजमेंट सोचती है कोई भी चीज, तो मैनेजमेंट के लिए एक सजेशन है कि मैनेजमेंट शुड हैव अ टिपिकल साइकिल ऑफ थॉट प्रोसेस। कि जैसे कि एवरी मंथ देयर शुड बी अ रिक्वायरमेंट डिस्कशन कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो आपको रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं देनी है, वर्बली नहीं देनी है, यू हैव टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन बनाओ कि मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम की वजह से हमारा इतना नुकसान हो रहा है, ये इसका सॉल्यूशन है। अब मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस डज नॉट रिक्वायर मनी, तो ये सॉल्यूशन के लिए अप्रूवल चाहिए कि सर हम ये प्रोसेस ऐसे करते थे, अब हम ये स्किप करेंगे, हम ये ऐसा करेंगे। तो दैट इज अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज हैप्पी, राइट। दूसरा है जहां पे सच में बहुत पैसे चाहिए या फिर पैसा चाहिए, वहां पे मैनेजमेंट शुड बी लिटिल स्केप्टिकल, और आप यू शुड बी लिटिल जनरस इनफ टू रियली थिंक कि इसमें से ये ही चाहिए, या फेज आउट भी कर सकता हूं मैं, फेज 1 फेज 2, सर पहले ये लेते हैं, बाद में ये, बाद में ये, तो थोड़ा सा लोड सेट हो जाएगा। ये लिया ना, इमीडिएटली हमारा ये प्रॉब्लम का इतना परसेंट पार्ट रिजॉल्व हो जाएगा, और इसके वजह से हमारा ये जो नुकसान हो रहा है पर मंथ, वो हमारा एडिशन। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, इसका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 2 महीने में ही आ रहा है सर। हम 2 महीने में ये पैसे वसूल करेंगे, हम 3 महीने में ये पैसे वसूल करेंगे, हम 1 साल में ये पैसे वसूल करेंगे। 1 साल के बाद इस मशीन का लाइफ 5 साल है, तो 4 साल में हमें प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट होगा, राइट। तो ये जो चीजें हैं ये हम करते हैं डिस्कस, लेकिन वो इनफॉर्मल वे से डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट शुड फॉर्मली डू इट, प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो जाए, प्रॉपर डेटा एनालिसिस हो जाए, उसमें डिस्कशन करो, एंड देन अगर चीजें, एंड अगर वो सही लग रहा है तो देर इज नो पॉइंट इन डिलेइंग अप्रूवल, इमीडिएटली स्टार्ट दैट वर्क। तो दैट्स हाउ, उससे मोटिवेशन भी आता है, उससे सिस्टम भी इंप्रूव होता है, और रेवेन्यू में भी फायदा होता है। सो दिस इज व्हाट इज ROM, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट वन। CQI. हाँ, CQI. यस, सबसे इंपॉर्टेंट। अब ये सब जो काम है, एक्सेस, असेसमेंट, केयर ऑफ पेशेंट, मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन, पेशेंट राइट्स, फैमिली, सॉरी, फैसिलिटी मैनेजमेंट, सेफ्टी, HRM, IMS, HIC, ROM, ये सब चीजें सही चले, इसलिए एक चैप्टर डेडिकेट किया है। बिकॉज ये तो चल रहा है, बट इसका जो टॉप नॉच है, इसका जो, ये सब सही चलने के लिए एक चैप्टर डिस्कस किया है, दैट इज CQI, राइट। अभी अभी CQI, सेकंड एडिशन होम्योपैथी में CQI है, लेकिन अभी जो 6th एडिशन ऑफ एलोपैथी है उसमें PSQI है, PSQI। तो CQI इज फोकसिंग ऑन पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। पेशेंट, देखो सेफ्टी वर्ड जो हमने 2 बार यूज किया है यहाँ पे ऊपर, ये ध्यान ध्यान में रखो। मतलब इंप्रूवमेंट कैसे होती है, इवन NABH ऑल्सो हैड कि इनिशियस में उनके भी ध्यान में नहीं आया था कि अरे यहाँ पे तो मेजर पार्ट ही निग्लेक्ट हुआ है। देखो, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल में अल्टीमेटली हॉस्पिटल फैसिलिटी, मशीन्स, मशीन क्लीनिंग, इक्विपमेंट क्लीनिंग, हैंड वॉश, जनरल चीजें आई थी, राइट। फिर जनरल है, उसमें पेशेंट का ही नहीं दिखता है, ज्यादा ज्यादा ऐसा पेशेंट फोकस्ड कुछ नहीं है। फैसिलिटी मैनेजमेंट में फैसिलिटी, इलेक्ट्रिक वायर, फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें फोकस है। तो पेशेंट का फोकस कहाँ जा रहा है, इसीलिए उन्होंने CQI का नाम दे हैव चेंज टू PSQI, पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। CQI का मतलब है कंटिन्यूअल क्वालिटी इंप्रूवमेंट, राइट। कंटिन्यूअल एंड कंटिन्यूअस में फर्क क्या है, कौन बोलेगा?
What is the difference between continual and continuous? Continuous बोलो, कोई भी, anybody can. Which is कोई भी. ongoing. Continuous. Continuous means ongoing. And continual means should be continuous. okay. सब continuous. कंटिन्यूअस मतलब विदाउट एनी ब्रेक्स. Without any break, सीधा एवरेस्ट. मतलब चलते ही आना चाहिए. हाँ वो Continuous- लाइन, हाँ कंटिन्यूस का. एक सेकंड. फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअस में फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, मतलब एक बीच बीच में थोड़ा gap. कंटिन्यूअस मतलब चलते जाना चाहिए. हाँ, कंटिन्यूअस मतलब आज तक वो चल ही रहा है. So it's basically perfect tense and continuous tense. Continuous tense and perfect tense. ये कंटिन्यूस है, Yes. राइट? ये भी कंटिन्यूस है. दिस ऑल्सो इज कंटिन्यूस. This is continuous progress. For example, this is continuous regress or falling down. Continuous down, 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 down. Continuously जाते हैं. This is also continuous progress. अब हम कंटिन्यूअल देखते हैं. जैसे हमने जनवरी में या फरवरी में काम शुरू किया, राइट? फिर उस पे हम रुके. वो काम को हमने वी अंडरस्टैंड क्या करना है, क्या नहीं करना है. फिर वी हैव डेवलप्ड एसओपीज. फिर वी हैव अप्लाइड फॉर डेस्कटॉप ऑडिट. फिर हम यहां पे आ गए. ओके. अब हम ट्रेनिंग ले रहे हैं. ट्रेनिंग से हमें गैप पता चले. कल आपका एक प्रॉपर फाइनल ऑडिट के हिसाब से ऑडिट हुआ है. 45 एनसीज आई है. आइडियली एनसीज आर मेनी, बट वो कंसाइज की है 45 तक. अराउंड 125 एनसीज है, तो उनको कंसाइज किया है 45 में कि ज्यादा ना दिखे, डिमोटिवेट ना हुआ, इसलिए हमने वो कम की है. तो उस पे हमने काम किया और उसका सॉल्यूशन अभी आज से हमने शुरू किया. तो ये फेज हम इसमें है, अभी ये फेज में है. अब जब ये सब 8 दिन में सेट हो जाएगा तो हम उस पे रुकेंगे. This time can be this much, depending on the maturation of the organization or strength of the organization. ऑर्गेनाइजेशन कितनी स्ट्रांग है उसके ऊपर उसको स्टेबिलिटी के लिए टाइम लगेगा. स्टेबिलिटी का मतलब सिंपल है कि पहले मुझे एक किडनी थी, बाद में मैंने दूसरी किडनी बिठाई. अब 2 किडनी के साथ सेट होने के लिए मैंने कितना टाइम लूंगा, इट डिपेंड्स. वो मैच्योरिटी के डिपेंड है क्या ऑर्गेनाइजेशन कितना वो कर सकती है, राइट? तो शायद मैंने जो चीजें यहां पे डेवलप की है वो सब तो मुझे करनी ही है, बट नाउ जो एडिशनली मैंने ऐड की है वो भी मुझे करनी ही है. लेकिन यहां पे जाते वक्त अगर मुझे समझ में आ रहा है कि यहां की कोई चीज आप नहीं कर रहे हो, तो दैट इज नॉट कंटिन्यूअल. अगेन दैट इज नॉट कंटिन्यूअल. इंप्रूवमेंट नहीं है फिर वो. देन यू हैव फॉर्म अ स्टैटिक थिंग. तो this way when you grow, this is continual. This is natural growth. Naturally this is possible. Naturally continual is not possible. जैसे कि आज मैंने जो भी बोला वो एकदम इमीडिएटली शाम से, इवनिंग से शुरू हो जाएगा. कल से एकदम शुरू, इतना नहीं. बीच में टाइम जाता है, सबको बताना है, सेटल करना है, चेक करना है. रजिस्टर तो मैं बना दूंगा. रजिस्टर बनाने के बाद उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए मुझे कुछ वक्त लगेगा. वो वक्त है जो ये स्टेप है. दैट इज व्हाट इज नोन एज कंटिन्यूअल. अब जैसे ये है, ये लेवल पे भी लोग काम करते हैं. जैसे गूगल मोटोरोला में दे आर, वहां पे कंप्लीट डिफरेंट टीम्स है. टोटल डिफरेंट टीम्स है. क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड कॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस. ऐसे 3 अलग अलग डिपार्टमेंट है. वहां पे
क्वालिटी कंट्रोल इज विल बी ओनली मॉनिटर की नई चीजें आप फॉलो कर रहे हो, पुरानी चीजें भी फॉलो कर रहे हो. क्वालिटी एश्योरेंस विल डेवलप द सिस्टम एंड CQI, कॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस, विल गेट इट अप्रूव्ड क्विकली एंड आपको सप्लाई चालू रहेगा उनका. तो जैसे बनता जाएगा फास्ट, रुकेगा नहीं, सिस्टम रुकेगा नहीं. इमीडिएटली ट्रेनिंग, सुबह वाले का शाम को ट्रेनिंग, शाम वाले का सुबह ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग, दूसरी ब्रांच का ट्रेनिंग. तो एक दिन में गूगल में कोई भी नया कोड बनता है तो विद इन 24 आवर्स होल ऑल द यूनिवर्स, होल कंट्रीज स्टार्ट अप्लाइंग दैट कोड, स्टार्ट अप्लाइंग दैट कोड ऑफ कंडक्ट. दैट इज कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस प्रोसेस के लिए जाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन मैच्योरिटी एंड स्ट्रेंथ हैज टू बी एट सुपर हाई लेवल, जहां पे वेरी डिफरेंट क्राइटेरियाज है जो शायद काफी सारे बिजनेसेस में पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर. तो इसलिए हम यूजुअली यूज करते हैं वर्ड कंटिन्यूअल. कंटिन्यूअल, अगर कंटिन्यूअस वर्ड यूज किया ना तो कोई पास ही नहीं होगा ऑडिट, बिकॉज कंटिन्यूअस वे से इंप्रूवमेंट करना इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज वी हैव आवर ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग. तो लिमिटेशंस भी बोल सकते हैं उनको, ह्यूमन लिमिटेशन है. ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज रेयर. इवन हमारे लेवल पे भी हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट नहीं. तो ECG होता है ना, जैसे हम कभी कभी बिजनेसेस भी देखो, कंटिन्यूअस ग्रोथ बिजनेस का कोई नहीं होता है. कंटिन्यूअल ग्रोथ इज पॉसिबल, एवरी डे एवरी डे ग्रोइंग ग्रोइंग ग्रोइंग, तो वो नीचे भी आएगा. ऐसे आपने कितनी स्टोरीज भी सुनी होंगी कि देर आर सम पीपल हु हैव ट्राइड टू डू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और वो उस उतने स्पीड से नीचे भी आए, स्टेबिलिटी नहीं होता है. तो दैट्स व्हाई द वर्ड कंटिन्यूअल इज यूज्ड देन कंटिन्यूअस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मीनिंग इज वेरी सिंपल. जैसे मैं SOP लेता हूं, मैं पहले SOP क्यों चाहिए उसका डिस्कशन करूंगा. रियली चाहिए क्या मुझे SOP? can I add one sentence in another existing SOP? Why to increase one document, one print cost, printing cost, training cost, implementation cost? तो सच में मुझे SOP नहीं चाहिए क्या, ये डिस्कशन करना, मतलब ये आपका फेज हो गया. देन आई डिसाइडेड ओके आई नीड SOP. तो वो SOP डेवलप करना इज दिस. अब SOP डेवलप करने के बाद इमीडिएटली इंप्लीमेंट नहीं होगा, तो आई हैव टू ट्रेन, I have to evaluate whether people have understood it, whether it is user friendly. I'll take user feedbacks कि जो जिसके लिए SOP लिखी है वो कंफर्टेबल है क्या. मैंने तो लिखी है, but most of the time there is a gap. Quality department writes the SOP and user department says we are not following this. This is difficult. ये करूँ कि ये करूँ सर, आप देखो I am not going to do this. तो ये जो मैच होना है तो ये यहाँ पे स्टे करेगा. तो क्वालिटी डिपार्टमेंट विल बी लिटिल जनरस टू आस्क व्हाट डू यू वांट, हाउ यू विल डू इट. तो चेंज करो उसको, फिर चेंज रिक्वेस्ट रेज करो, चेंज करने के बाद उसको चेंज करो एंड देन यू स्टेबलाइज ऑन इट. सो दिस इज व्हाट इज, एवरीथिंग इज कंटिन्यूअली. नॉर्मल ह्यूमन जो है वो ये कर सकते हैं, तो इसलिए कंटिन्यूअल वर्ड यूज किया है. ठीक है, तो दैट्स इट. I think today we have covered all these basic things, and then tomorrow onwards we'll start on these topics. Every topic is around 15 to 20 minutes long discussion, and इस पे we have created MCQs. I'll just show you. जैसे I have created, I hope it is visible. Yes, sir. हाँ, तो ये इंग्लिश क्वेश्चन एंड ऑप्शन है, ये हिंदी क्वेश्चन और ऑप्शन है. एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है, और या फिर चेकिंग होगा करेक्ट और रॉन्ग. ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस किए हैं. तो देर आर अराउंड, मतलब अभी ये जो टोटल चैप्टर्स वी हैव, ऑप्शन से क्या है? ऑप्शन 36 चैप्टर्स वी हैव. तो हम ये जनवरी से दिखाएंगे. We'll show them that from January we have trained on this. Pre-test and post-test कर रहा है. Okay,
तो मुझे लगता है कि कल tomorrow the moment you come, I hope you will come at sharp 10 to 11. We will Sir, resolve pre-test, सब खत्म करेंगे। प्री टेस्ट मतलब ये ट्रेनिंग शुरू होने से पहले हमें सारे, आपको क्या आता है वो समझ में आएगा, रियल टाइम करेंगे। Printouts of these, right? हाँ Printouts we'll have to take, no, of the हाँ, pretest. प्रिंट आउट आज लेंगे हम, प्रिंट आउट्स। Okay. It will be ready tomorrow. Everybody will come here at their ace and 1 hour में आपको ये सारे MCQs टिक करने हैं। Ideally it should take 40 minutes, but if somebody wants to understand and all that. Sir, for the first section, that is patient registration, admission, workflow and demo, I think the main people who are required to come here is the administrative staff who is there in the hospital. हाँ But morning hours they have the OPD only running, so they cannot spare people. नो एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई मैंने बोला है आपको कि इसके सारे वीडियोस बनने वाले हैं और ऑनलाइन भी वो MCQs रिजॉल्व कर सकते हैं। दैट ऑल्सो इज अ रिकॉर्ड विच वी कैन कीप। ठीक है, तो उनको वीडियो देखना है और MCQ सॉल्व करने हैं। Okay, sir. हाँ ठीक है, यस So you'll be sending the pretest questions. ये सारे, हाँ प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट क्वेश्चंस विल बी सेम। No, but you'll be sending it to us to अभी take. आज मैं आपको फाइल भेज रहा हूँ आधे घंटे में, हाफ एन आवर। इट हैज Okay. टू बी प्रिंटेड एंड टुमारो इट शुड बी रिजॉल्व एंड देन विल स्टार्ट। ओके, Okay. Okay. यस, परफेक्ट, थैंक यू। Thank you, sir. हाँ हाँ, एनी फीडबैक रिगार्डिंग इम्प्रूवमेंट इन माय सेशन? ये समझ में आया सब कुछ? हाँ, sir. हाँ, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक है तो प्लीज बताइए। Sure, thank you. थैंक यू। Thank you, sir. Akash.